Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our official YouTube channel इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो डे 2 में हम लोग पढ़ने वाले थे उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे। इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से लाइट चली गई थी, जैसा कि आप लोगों को पता है लाइव क्लास में लाइट जाने की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ रह गया था। उस टॉपिक को हमने आपको बोला था कि हम आपको वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर देंगे, वीडियो के फॉर्म में बना करके दे देंगे, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी ही जो भी टॉपिक आपका बचा हुआ है कवर करके आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी गई थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ बातें हम लोगों ने वहां पर कर ली थी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आगे की बातें हमें करनी है। तो आगे की बातों में हम लोग ये पढ़ेंगे, आज यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते थे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता था। ये हम लोग सीख चुके थे, कौन कौन सी कंडीशंस थी, क्या क्या चीजें थी, वो सारी बातें तो हम लोग कर चुके थे। लेकिन ये नहीं सीखा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं तो कंबाइन होने के बाद ही कन्वर्ट होंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का जो मेथड होता है, जो कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती हैं, तो वही चीजें हम लोगों को यहां पर पढ़नी है। और इस टॉपिक में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बचा हुआ है और सॉल्युबिलिटी बचा, बस इतना सा बचा हुआ है। बहुत जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो कंडीशंस की बात करते हैं बेटा। कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करते हैं। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या नियरली सेम भी हो सकती है, हैव द सेम एनर्जी और नियरली द सेम एनर्जी, तभी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ये बात क्लियर हुई बच्चों। उसके बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये कंबाइन करेगा किसके साथ में, 1s ऑर्बिटल के साथ में, बट ये 2s ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ एनर्जी क्या है, 2s ऑर्बिटल की क्या है बेटा, एप्रिसिएबली हाई एज कंपेयर टू 1s ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो इसीलिए जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1s का होगा, 2s का होगा, लेकिन 1s और 2s का पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर एनर्जी में डिफरेंस पाया जाएगा। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो भी कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होंगे हमारे, उनकी जो सिमेट्री होगी वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के क्या होनी चाहिए बेटा, मॉलिक्यूलर एक्सिस के सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक, चलिए ये बात क्लियर हुई। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2pz ऑर्बिटल है, इसमें वन एटम कैन कंबाइन विद द 2pz ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम बट नॉट विद px और py। इसको py लिखेंगे, नॉट px और 2py। ठीक है ना, तो pz जो है वो pz के साथ ही कंबाइन कर पाएगा ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ द देयर डिफरेंट सिमेट्री, क्योंकि इनकी सिमेट्री क्या होगी, px और py की pz से अलग होगी, है ना। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप द मैक्सिमम एक्सटेंट, और ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे तब जब सिमिलर सिमेट्री के होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंट तक ये कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंट तक क्या कर पाएंगे, कंबाइन कर पाएंगे, ओवरलैप कर पाएंगे। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग द ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम बात करते हैं बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब अप टू 14 इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग बात करें, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए सिस्टम होता है वो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है ना, सिग्मा 2pz फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है ना, सिग्मा स्टार, ये जो दोनों हैं आपके स्टार हैं, और हमने बताया था बेटा जहां पर स्टार लगा होगा वो आपका ABMO होगा। क्या होगा बेटा, ABMO होगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आई। लेकिन अब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बात करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, इतना सा याद रखिएगा कि ये वाला जो ऑर्बिटल है आपका वो कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा रेगुलर हो जाएगा। जैसे यहां देखिए सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या आ गया, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आ गया आपका पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, और फिर उसके बाद में आ गया सिग्मा
2pz स्टार। ठीक है ना, ये था हमारा क्या। अब इसमें देखिए जो हमने स्टार्टिंग में आपको बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से बताया था बेटा, ये बॉन्डिंग होगा, ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग होगा, ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो आप देख रहे हैं बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। अब अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए जाते हैं तो भी ये सिस्टम चेंज नहीं होता है बेटा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, है ना। फिर क्या होगा, सॉरी ये जो है बाबा बॉन्डिंग, ये भी तो बॉन्डिंग है ना, स्टार नहीं लगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बॉन्डिंग, और ये क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर भी हमें बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए वाला ही पैटर्न मिलेगा देखने के लिए, पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए हम बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई आपकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर बिहेवियर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में ही हम लोग जान चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करें तो बेटा जो Nb होता है, Nb क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम बता चुके हैं आपको। और इससे हमें जो केस 1 की बात करें अगर हम, तो Nb इज ग्रेटर देन Na होगा, मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो और एंटी बॉन्डिंग में कम हो, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा, और जब स्टेबल है तो एग्जिस्ट भी करेगा, है ना। केस नंबर 2 बन सकता है, इफ Nb is greater than Na the molecule is unstable। मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना भाई। अनस्टेबल है तो एग्जिस्ट कहां से करेगा। और दूसरी चीज ये भी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब Nv इज इक्वल टू Na होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, तो 0 वाली जो स्पेसीज होती हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ N2O2, मोड ऑफ, बेटा ये स्पेलिंग गलत हो गई है, मोड ऑफ N2 एंड O2 बॉन्ड ऑर्डर, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर हम लोग डायग्राम बनाएंगे पूरा। एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला ऑफ N2 ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आंसर क्या होगा, N2 में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए इसका जो डायग्राम हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, अच्छे से समझिएगा। यहां पर ये इसका एनर्जी, इस एक्सिस पर हमने एनर्जी ले ली, इस तरीके से हम लोग इसका क्या बना सकते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा है। ठीक है ना, 1s2 हो जाएगा, यहां से 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 2p6 में मतलब 2p3 ही होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके कहां तक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां तक जाएंगे, देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो यहां पर इस तरीके से मिल जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जाएंगे, यहां पर भी जाएंगे। ठीक है ना, यहां पर भी जाएंगे। ठीक, लेकिन एक नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो उसमें क्या होता है, यहां से देखो नाइट्रोजन जो है बेटा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और क्या हो गया बेटा 2p3 हो गया। तो बताओ 1s2 1s2 2s2 2p3, बताओ बात समझ में आई। ये इधर से हो गया और ये दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम का हो गया। ठीक, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, एटम के हो गए ना। अब ये कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो बीच में ऑर्बिटल बन रहे हैं बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये 3 है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी में जाता है, क्योंकि अबाउ रूल, पॉली रूल और हुंड रूल सबको फॉलो हमें करते रहना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो इसमें जाएगा, फिर किस में जाएगा, इसी में जाएगा, फिर इसमें जाएगा और इसी में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोअर एनर्जी के हैं। फिर इसके बाद जब ये फिल हो जाएंगे तो हायर एनर्जी में इस वाले में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चलेगा। अब बताओ कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो बात ही खत्म हो गई उसकी। तो जब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। अब इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे, Nv माइनस Na/2, हमने आपको फार्मूला बताया था, तो यहां से निकाल सकते हो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा। देखो 2 4 और 2 6 2 8, 8 जो है बॉन्डिंग में है। ठीक, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, 2 और 2 4 नहीं 10 है बेटा, ये बॉन्डिंग में 10 है, तो Nb की वैल्यू हो जाएगी 10, है ना, 2 फिर उसके बाद 4 6 8 और 10 है बॉन्डिंग में, तो 10 माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में फिर 4 ही तो बचेंगे, तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ये तो आपको पता है ना। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, तो इसको के का मतलब होता है 10 को लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं इसको,
इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आप इसका इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? सही है। चलिए आइए O2 के बारे में यही सारी चीजें देखते हैं, बहुत फास्ट देखेंगे। अब O2 में देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा। यहां देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में एक एक इलेक्ट्रॉन इसलिए भरा गया क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती, बराबर होती, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देंगे कि नहीं दे देंगे, दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका मतलब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। जबकि B2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, B2 है ना, ये मॉलिक्यूल जो होता है इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन वो कहां पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं, BMO में पाए जाते हैं। इसमें किसमें पाए जाते हैं, ABMO में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे बेटा तो सीधे सीधे यहां से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा बॉन्डिंग में, 2 4 6 8 10, है ना। तो 10 माइनस कितना करोगे बेटा एंटी बॉन्डिंग में, 2 4 5 6, तो 2 माइनस 10 माइनस 6/2 बेटा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4/2। तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 2। इसीलिए O2 में देखा था हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर क्या आता था, 2 आता था। देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, पता ही है हम लोगों को, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज अ पैरामैग्नेटिक। और बच्चों याद रखिएगा ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, जबकि B2 मॉलिक्यूल में कहां होते हैं, BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। इन O2 मॉलिक्यूल 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ये तो पता ही है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा बेटा, ये तो आपको पता है ना। चलिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, क्या होता है, इट इज द डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हम लोग इसको सीख ही चुके हैं, सिंपल में हम लोगों ने सीखा। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आता है तो NB जो होगा ग्रेटर देन Na होगा, तभी पॉजिटिव आएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर जो है नेगेटिव आता है और 0 आता है, देन ये कंडीशन बनेगी या तो बराबर वाली, अगर 0 आता है तो NB इज इक्वल टू Na वाली बात बनेगी, है ना बेटा, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई बेटा, ये बातें क्लियर हैं। चलें और आगे चलते हैं और आगे सीखिए। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं तो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 2 3 करस्पॉन्ड टू द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली, ये चीजें हो सकती हैं। इसके बाद आ जाइए बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है। हमने आपको ये सारी चीजें पहले ही बता रखी है। मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक नेचर में क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके अगर पेयर्ड होते हैं तो डायामैग्नेटिक, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यहां से आप लोग इसको निकाल सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बना जाएगा और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है इतनी होती है, बॉन्ड लेंथ इतनी होगी और डायामैग्नेटिक जो होगा नेचर होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई बेटा। चले हीलियम की बात करते हैं, He2 की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इस तरीके से आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 निकल करके आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो बताओ, ये हीलियम तो बनाता ही नहीं है ना मॉलिक्यूल, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0 की वजह से ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा, ये है ना, अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये बात समझ में आती है। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल, तो हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं ना बेटा। आंसर क्या हुआ इसका, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द He2 0, है ना, निकाल के देखा हम लोगों ने। आइए बेटा आगे B2 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, बताओ, हम फास्ट भाग सकते हैं ना, यहां पर भाग सकते हैं, ठीक, यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 1 आएगा, लेकिन यहां देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां है, और ये कौन से वाले हैं, BMO ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी किसमें, इन BMO, किसमें बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी की वजह से ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्या ये बातें भी समझ में आई, क्लियर हुई, याद हुई, आप लोगों को समझ में आ रहा है। C2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन भर के ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ जाएगा। कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। आ गया ये N2 में निकाला था बॉन्ड ऑर्डर 4, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बच्चों, 3 आया। 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं होता, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आया था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। बात समझ में आ गई। इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, ये भी बात क्लियर है। चलिए एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ
O2 मॉलिक्यूल का जो है हमें बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 का इधर लिख लीजिए और 8 का उधर लिख लीजिए, उसके बाद इस तरीके से बना लीजिए और इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लीजिए, जैसा कि अभी नाइट्रोजन में फिल करके हमने दिखाया था। 2p4 होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2p हमारा 4 हो गया, देखो 2p4 और 2p4 हो गया लास्ट में। फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कहां तक जा पाएंगे, यहां तक। तो बताओ इसमें 2px बराबर 2py, देखो बराबर में ही तो बने, एनर्जी बराबर है दोनों की, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, ऐसे ही तो देंगे। चलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। यहां से बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आपको 2 मिल ही गया, आप निकाल ही चुके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, चले। The stabilities of the nitrogen molecule, it is ions in the order। कैसे होगा, बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, बच्चों हमने बताया था कि अब 14 पर आपका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 आता है ना। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। ठीक, यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 14 और एक 15 है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। तो इसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो बेटा देखिए, जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद भी इसमें क्या है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कम होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। क्योंकि इसमें कितने हैं बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन है। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए भर के देख लो थोड़ा सा, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ठीक है। इसमें कितने बेटा, 13 बचेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 13। तो बताओ बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं बेटा, इसके बॉन्डिंग में आ रहे हैं बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में इसके आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे बेटा कितना, 15 है ना। तो ये हो गया 14 और एक 15, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे 5। जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसीलिए इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा ये। क्लियर है। चलिए, द स्टेबिलिटीज ऑफ द O2 मॉलिक्यूल इन द आयन, इसमें भी आप लोग बना सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। आप लोग अरेंज करके बताइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ नहीं बता रहे हैं बेटा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम कम है, बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए जो है आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी दिक्कत आएगी तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये बात भी क्लियर हुई। द बॉन्ड लेंथ ऑफ द H2+ इज लार्जर देन H2 क्यों होता है ऐसा बेटा, क्योंकि उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फर्क पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, वो भी आप लोग यहां से समझ सकते हो, ठीक। Hence the nuclear separation in the H2+ is the more than the in H2, वो भी आपको पता है। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बेटा यहां से देख लो, इसकी टेबल को देख लो खाली, ये पूरा सोल्यूशन, पूरा कैलकुलेशन दिया गया है, स्टेबिलिटी दी गई है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर पूरा बताया गया है। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को सीखना भी जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, ये बात हो गई आपकी। चलिए, ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ये हो गया। आइए बेटा, इसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 एटम के बीच में हाइड्रोजन कहीं देखेगा तो हाइड्रोजन जो होगा अट्रैक्ट होने लगेगा। उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताइए, क्या बात समझ में आई बेटा, आई बात समझ में आई। The weak electrostatic force of attraction between the partially positive चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन कौन बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये सेम में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर आयनिक, फिर कोऑर्डिनेट, फिर कोवलेंट, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मेटालिक, फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो HF जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें कैसे बनेगी, जिगजैग
जिगजैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF ये बॉन्ड जो है बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियली क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होगा फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, यही तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये जो दिखाया गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा। तो ये सब जो डॉटेड से दिखाए गए हैं वो सब आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन द अबव एग्जांपल हाइड्रोजन एक्ट एज अ bridge between the two atoms which hold one atom by covalent bond and other by the hydrogen bond। तो ये बात समझ में आ गई, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक आपका क्या बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। बात समझ में आई, आ गई। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन व्हाइल अ सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द कोवलेंट बॉन्ड। ये भी देखा आप लोगों ने, बता ही दिया। फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी फिजिकल स्टेट। इट इज मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ये कई सारी चीजें होती हैं, इसका एप्लीकेशन जो है अभी हम लोग नीचे देखेंगे, तब वहां पर सीखेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर, जब किसी एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इंट्रामॉलिक्यूलर। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर की बात करते हैं। इट इज फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। वो सेम कंपाउंड के भी होते हैं या डिफरेंट के भी हो सकते हैं। ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड, सेम और डिफरेंट कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल, या जो है चाहे सेम के हों दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, चाहे डिफरेंट के हों, दोनों में क्या होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है। ये है अमोनिया और ये है H2O, ठीक है ना। तो इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है ना, और इसके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो अगर अब आगे बात करें हम, तो इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन में भी तो बन सकता है बच्चों। तो सेम और डिफरेंट को बताने की बात की गई थी। यहाँ पर लीनियर जो है यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन जा रहा है किसमें, अमोनिया में, ठीक है। H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने आपको दिखाई थी हाइड्रोजन वाले में, तो आप लोगों ने देखा था वहां पर। चलिए, अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है किसमें, विद इन द मॉलिक्यूल का मतलब किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जांपल लेते हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा है और OH लगा है, तो बेटा O और H के बीच में यहां पर ये बन जाएगा कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एक और अगला एग्जांपल अगर सैलिसल्डिहाइड लेते हैं, तो सैलिसल्डिहाइड है, ये CHO ग्रुप है और यहां पर OH है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये जो है ये बना देगा आपका कौन सा बॉन्ड बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। हमने बताया हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन से याद रख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या हो गया, सैलिसल्डिहाइड के अंदर भी कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। बच्चों ये बातें क्लियर हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर आर डाइपोल अट्रैक्शन एट अपोजिट एंड। डाइपोल एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, तो डाइपोल अट्रैक्शन था एक तरीके का। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नेवर इन्वॉल्व मोर देन 2 एटम, 2 एटम से ज्यादा का फॉर्मेशन, 2 एटम से ज्यादा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज विद डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, फिर HO, फिर HN, ये भी आपको पता है स्ट्रेंथ होगी। ऑल द 3 एटम्स इन द XHS हाइड्रोजन बॉन्ड लाइज इन वन प्लेन, सारे के सारे एक प्लेन में होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में एग्जिस्ट इन द सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, इन द सॉल्यूशन, आल्सो में गैस फेज, ठीक है ना। सभी फेज में पाया जाता है, सभी फेज में बना सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन सॉलिड, गैस एंड लिक्विड फेज में बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में सबसे ज्यादा मजबूती होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हैज बीन रिपोर्टेड इन फॉलोइंग सिस्टम ऑल। क्लोरीन हैज द कुछ जगह पर मिल जाता है, हैज द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन बट डज नॉट फॉर्म द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर होती है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन नहीं बनाता है। बेटा इसका सीधा सा आंसर होगा, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और जो क्लोरीन होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो देखिए, बिकॉज द क्लोरीन एटम हैज द मच लार्जर देन ऑफ द नाइट्रोजन एटम एंड सो इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आर वीक। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होते हैं, वीक होते हैं। बात समझ गए। चले
एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। इंटर में क्या होगा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पाई जा रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ अट्रैक्शन है। सब्सटेंस लेस वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोलेटाइल कैरेक्टर, ठीक है ना, वोलेटाइलिटी लिख सकते हैं हम, वोलेटाइलिटी, ठीक है ना, वोलेटाइलिटी, ठीक। दिस अफेक्ट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, रिवर्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O ज्यादा होता है किससे, H2S से, क्योंकि H2O लिक्विड होता है और H2S क्या होता है, गैस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PS3 से, क्योंकि अमोनिया में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और PS3 में नहीं पाई जाती है। ऐसा ही एप्लीकेशन है ये HF का ज्यादा होगा HCl के कंपेयर में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एमीन्स की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन होगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, ग्लिसरॉल की बात कर लेते हैं बेटा। ग्लिसरॉल इज अ विस्कस इन नेचर एंड इट इज अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल फॉर्म द 3 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है दूसरे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में। बच्चों लास्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो सॉल्युबिलिटी बस थोड़ा सा है, खत्म हो रहा है अभी जस्ट। सॉल्युबिलिटी जो है, इंटर molecular hydrogen bonding increase the solubility of a covalent compound in water which can form hydrogen bond in with it, ठीक है ना। क्या होगा, solubility of alcohol की बात करें in H2O, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसीलिए अल्कोहल जो होता है वाटर में क्या होता है, soluble होता है ना। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डिक्रीज कर देती है किसको, solubility को। एग्जांपल क्या हो जाएगा, आर्थोनेट्रोफिनॉल पढ़ा था, और सैलिसल्डिहाइड आर लेस soluble in the H2O than corresponding para isomer। बात समझ में आई। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या कर देती है, स्टेबिलिटी, उसको सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है ना। और इंट्रामोलिकुलर घटा देती है, इंटरमोलिकुलर क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ओके बच्चों, क्लियर है, एग्जांपल समझा आपने। आगे आ जाइए, हाई विस्कोसिटी लास्ट है बस बच्चों। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स अ कंपाउंड मोर विस्कस, क्या करता है, मोर विस्कस। कौन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड जो हो जाता है मोर विस्कस हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई ग्लिसरॉल इज हाईली विस्कस लिक्विड। कैसा होता है ग्लिसरॉल, हाईली विस्कस, किसकी वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, वहां कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टेबलाइज करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग का रिमेनिंग टॉपिक। जो भी बचा हुआ टॉपिक था वो हमने आपको वीडियो के फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश की है, और पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने है और आपको मिल चुका है। केमिकल बॉन्डिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, और इस लिंक को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो पर्सनल मैसेज आने बंद हो जाएंगे अगर सब तक ये लिंक पहुंच जाएगा तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।